गुड आफ्टरनून एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी। तो जनरल साइंस का सर हम लोगों को आज रिवीजन एक बार देख लेना है। रिवीजन एक बार देखिए। ये बेसिकली जो क्लास है ये हाइलाइट्स की क्लास है। हम यहाँ पर बात करेंगे आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, उन्हीं से रिलेटेड बात करेंगे। तो बहुत ज्यादा लंबा ये टॉपिक हम नहीं खींचने वाले हैं। बिल्कुल जो मुद्दे मुद्दे की बात होगी उसको करके अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है सर? ओके। चलिए। तो ये फिजिक्स से रिलेटेड सर, देखो आपका जो जनरल साइंस, पहले मैं एक बार बता दूं आपका जो जनरल साइंस में सीन क्या है। जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, तो उसमें जो जनरल साइंस वाला पार्ट आता है उसको बेसिकली हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जनरल साइंस वाले पार्ट को बेसिकली हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अब इन तीन पार्ट्स में सर अगर आप देखोगे, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका दैट इज बायोलॉजी। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट इसमें आपका बायोलॉजी है। तीनों ही टॉपिक से जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो काइंड ऑफ एक सेट है कि इस तरह के क्वेश्चंस आपको जनरली देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे फिजिक्स की अगर हम बात करें तो फिजिक्स में जो आपकी यूनिट्स हैं उससे क्वेश्चन आ जाता है, या जो फिजिक्स के कुछ प्रिंसिपल हैं उससे क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, ये बेसिकली फिजिक्स में यहाँ से आपको पार्ट जनरली देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं, बट इन जनरल अगर आप देखोगे तो यहाँ वाले जो टॉपिक्स हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसके बाद केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में सर जो एटॉमिक नंबर है उससे क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, बाकी कुछ टॉपिक्स और हैं वो भी अभी हम डिस्कस करते हुए बताते चलेंगे कि इस तरह से किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। बायोलॉजी में जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टाइप है वो है डिसीज। ह्यूमन डिसीज पे क्वेश्चन आते रहते हैं। ये वायरल है, बैक्टीरियल है, प्रोटोजोआ है, इस तरह के क्वेश्चन डिसीज में आते हैं। या फिर डिसीज के अलावा और दूसरा टाइप अगर इसमें आप देखोगे तो सेल से रिलेटेड क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं। जो बेसिक यूनिट ऑफ सेल पढ़ते हैं हम, उससे भी कभी कभी कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक बातें हैं। अभी एक बार देख लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं सारा आपका जो सिलेबस है ना। जो एक बार आपका जनरल साइंस का कंटेंट है उसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। इट विल हेल्प यू आउट टू आइडेंटिफाई कि कौन से टॉपिक्स को पहले प्रायोरिटी देनी है, या कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम थोड़ा सा साइडलाइन कर सकते हैं एज इट आपका एग्जाम नजदीक आ रहा है। यूट्यूब पे सर बिल्कुल होगा। अभी मैंने तीन क्लासेस पॉलिटी की रिवीजन में दी, तो वो तीनों क्लासेस ऑलरेडी यूट्यूब में आप जाओगे तो उनकी रिकॉर्डिंग ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। ठीक है, चलो। तो जनरल साइंस की अगर हम बात करें, जैसे इसमें जो पहला टाइप है वो है यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट आप यूनिट मतलब मेजर करना। ठीक है, मेजर करने की यूनिट। जैसे मान लो आपकी लंबाई नापनी है, ये जो मैंने स्केल बनाया है इसकी लेंथ कितनी है, तो इसकी लेंथ मेजर करने के लिए एक यूनिट होगी। अब ये तो नहीं कहोगे कि सर ये 2 लीटर की लाइन है। ठीक है, तो यानी जब लेंथ मेजर करनी होती है तो लेंथ के लिए हम लोग यूनिट यूज करते हैं, मीटर, सेंटीमीटर। इसी तरह से अगर कोई मान लो गिलास है, इसमें कितना पानी रखा है, तो इसके हम क्या मेजर करेंगे सर? वॉल्यूम। वॉल्यूम मेजर करने के लिए हमारे पास यूनिट है मीटर क्यूब, लीटर।
तो अलग अलग जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उनकी अलग अलग यूनिट्स होती हैं, तो उन यूनिट्स के रिलेटेड कुछ कुछ बेसिक क्वेश्चंस आते रहते हैं। देखो एक क्वेश्चन तो अभी तक आप एपीएसएसबी में मैंने नहीं देखा है, बहुत पहले पूछा गया तो नहीं पता, अभी हम रिसेंट की बात कर रहे हैं। और वैसे भी आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो तो 50 साल पहले के पेपर्स आपको नहीं लगाने, वो उतना रेलिवेंट नहीं रहता है। मैक्स टू मैक्स पिछले 10 साल के आप पेपर लगा दो, उससे आपको आइडिया मिल जाता है कि किस तरह की चीजें आपके एग्जाम में पूछी गई है। और एपीएसएसबी में तो लास्ट 3 इयर्स के ठीक रहेंगे, क्योंकि हाल फिलहाल में टाइप ऑफ क्वेश्चन जो बहुत पहले पूछे जाते थे उनसे अभी कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं, है ना। 1-2 साल में एक जो एपीएसएसबी का नया बोर्ड सेटअप हुआ, एक तरीके से ज्यादा चीजें सिस्टमैटिक हो गई हैं, तो जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस है उसमें भी एक वैरायटी चेंज होती हुई दिखती है। अब करंट अफेयर्स पे फोकस ज्यादा देखने को मिलता है ना। तो अभी जो रिसेंट के पेपर्स हैं 1-2 साल पुराने, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लगाने के लिए। अब इसमें से जो यूनिट्स हैं, एक जो टाइप मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन का, वो है फंडामेंटल यूनिट पे कोई क्वेश्चन अभी देखने को नहीं मिला है। फंडामेंटल मतलब जो बेसिक यूनिट होती हैं, जितनी भी बाकी सारी यूनिट्स है उसी से बनाई गई। जैसे लेंथ की यूनिट है मीटर, ठीक है। अब वॉल्यूम की यूनिट है मीटर क्यूब, तो वो इसी से ड्राइव होके बनाई गई है। तो यानी जो लेंथ की यूनिट है वो क्या है सर, आपकी बेसिक यूनिट। तो जो बिल्कुल बेसिक यूनिट्स है उनको हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। तो वो हमारी कितनी है, 7। तो इतना ध्यान रखना, 7 हमारी बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स हैं। इस पे क्वेश्चन अभी तक तो देखने को नहीं मिला है, लेकिन हाँ आने वाले टाइम में पूछा जा सकता है। तो वो जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो कौन कौन सी सर, लेंथ है, मास है, टाइम है, करंट है, टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी है। तो ये 7 यूनिट्स आपको याद होनी चाहिए, और इनके साथ साथ इनकी जो सर एसआई यूनिट है, ठीक है, एसआई यूनिट याद कर लेना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अब ऑब्वियसली बात है सर, टाइम की ऐसा यूनिट पूछेगा तो जनरली लोग बता देंगे इट इज सेकंड। तो वो अगर पूछेगा भी तो किस टाइप की चीजें पूछेगा, टेम्परेचर की पूछ लेगा, क्योंकि टेम्परेचर में लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ कोई सेंटीग्रेड भी लगा सकता है, फारेनहाइट भी लगा सकता है, बट यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ऐसा यूनिट केल्विन, ठीक है। अलग अलग सिस्टम्स चलते हैं, ये सीजीएस सिस्टम की यूनिट है। इसमें लेंथ को सेंटीमीटर में, वेट को ग्राम में, और टाइम को सेकंड में नापा जाता है, तो उसको कहते हैं सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, यानी सीजीएस सिस्टम। तो ये कई जगह पर चलता है, बट जो स्टैंडर्ड यूनिट है जिन्हें एसआई यूनिट कहते हैं, उस पे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, अगर बनेंगे। तो टेम्परेचर की एसआई यूनिट केल्विन है। कोई भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जो केमिस्ट्री में यूज होता है, उसकी एसआई यूनिट होती है मोल, है ना। इसी तरह से जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये क्या होती है, यानी आपके जो घर में लाइट यूज हो रही है वो कितनी ज्यादा ब्राइट है, काइंड ऑफ ब्राइटनेस से रिलेट कर सकते हो इसे। तो उसको मेजर करने के लिए जो यूनिट आपकी यूज होती है कैंडेला। डायमेंशन वगैरह तो नहीं पूछ रहा आपसे, उसको हटा सकते हो। एसआई यूनिट जरूर ध्यान रखना, कैंडेला इज द एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये 7 जो आपकी फंडामेंटल यूनिट्स हैं, पहले तो आपको इस पे कमांड बनानी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो आता है सर एक डिवीजन। फिजिकल क्वांटिटीज को 2 पार्ट में डिवाइड करा जाता है, स्केलर एंड वेक्टर। तो इस पे हम आगे बढ़ेंगे, पहले बताओ सर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। हाँ जी सर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है जी। 2 तरह की सर क्वांटिटीज हैं, एक है सर आपका स्केलर, और एक क्वांटिटी है आपका वेक्टर। तो फिजिकल क्वांटिटीज आपका 2 टाइप की आपको देखने को मिलेगी। फर्स्ट वन इज स्केलर, सेकंड वन इज वेक्टर। स्केलर क्वांटिटीज जिनके पास डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है, जिनके पास डायरेक्शन नहीं होता है। वेक्टर क्वांटिटीज जिनके पास डायरेक्शन होता है, ठीक है। ऐसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है,
वो मैंने कहा इस पे 2 न्यूटन का फोर्स लगा, न्यूटन यूनिट है फोर्स की। अब इसमें सर आप फोर्स कहाँ लगाओगे, ये ऑब्जेक्ट रखा है तो इसमें ये क्लियर नहीं है ना सर कि इस डायरेक्शन में लगाओगे कि इस डायरेक्शन में कि इस डायरेक्शन में। तो जहां पर डायरेक्शन मेंशन करनी पड़े, जहां पर डायरेक्शन मेंशन करनी पड़े वो क्वांटिटीज कहलाती हैं वेक्टर क्वांटिटीज। और जहां पर आपको डायरेक्शन मेंशन नहीं करनी पड़े, जैसे ये क्लास मान लो है 30 मिनट्स की फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर क्या हमें कोई डायरेक्शन मेंशन करनी पड़ रही है कि 30 मिनट्स किस डायरेक्शन में, तो यहाँ कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। अब जबरदस्ती डायरेक्शन माइंड में क्रिएट करिएगा नहीं, है ना। तो जहां पर डायरेक्शन की नीड हो वो आपकी वेक्टर क्वांटिटीज है, जहां डायरेक्शन देने की नीड नहीं हो वो आपकी स्केलर क्वांटिटीज है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है स्केलर और वेक्टर में। ये जो क्वांटिटीज आपकी लिखी है जैसे मास हो गया, स्पीड हो गया, वॉल्यूम हो गया, वर्क हो गया, टाइम, पावर, एनर्जी, ये सब कौन सी क्वांटिटीज हैं, स्केलर। बाकी डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क, ये कौन सी क्वांटिटीज है सर आपकी, ये है आपकी वेक्टर क्वांटिटीज। तो एक क्वेश्चन टाइप ये भी बन सकता है, आपको वो क्वांटिटी दे दे और वो पूछ ले फिजिकल है या वेक्टर है, या 4 ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा इसमें से फिजिकल क्वांटिटी बताइए या इसमें से वेक्टर क्वांटिटी बताइए। देखिए ये टाइप ऑफ क्वेश्चन ना अभी तक आपके एग्जाम में देखने को नहीं मिला है, लेकिन दो तरह से हम सवालों की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। एज एन इंस्टीट्यूट, एज ए फैकल्टी, मेरा जो काम है, मेरा काम सर ये है एक एनालाइज करना किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। एक तो वो जो पहले पूछे जा चुके हैं, तो ऑब्वियसली वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जामिनर की नजर उस तरह के क्वेश्चंस पे है। और दूसरा टाइप होता है पोटेंशियल क्वेश्चंस, कि ये क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, अभी नहीं पूछे गए। अब बिला वजह मैं अगर पोटेंशियल क्वेश्चंस को छोड़ दूं और वो आपके एग्जाम में आ जाए तो आपके बाद वालों को तो फायदा होगा, बट आपका तो सर एग्जाम हो गया ना। तो दोनों ही तरह के क्वेश्चंस को हमें पकड़ के चलना पड़ता है। तो यहाँ पर क्वांटिटीज में क्वेश्चन बन सकता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब ये जो है ये क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको एसआई यूनिट इनकी पता होनी चाहिए। जैसे जनरली वो क्या पूछ लेगा, फोर्स की एसआई यूनिट बताओ, न्यूटन, एनर्जी की जूल, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रेशर की पास्कल, फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज, पावर की वॉट, वेट की न्यूटन, मास पूछ ले तो किलोग्राम, ठीक है। इम्पल्स की न्यूटन सेकंड, एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकंड। तो ये जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में वैसे जनरली जो आपका ये एनर्जी, वर्क, फोर्स, पावर होते हैं ना, इनके ज्यादा आपसे वो ऐसा यूनिट पूछता रहता है, ठीक है। इसमें एनर्जी हो या वर्क हो, दोनों की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल होती है, ठीक है। एनर्जी हो या फिर वर्क हो, दोनों की ऐसा यूनिट क्या होती है, जूल होती है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इस पे क्वेश्चन आपके बनते रहते हैं। फिर ये तो मेन वो यूनिट्स हैं जिस पे क्वेश्चन बनते रहते हैं। उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा यूनिट्स अपन ने यहाँ पर ऐड कर दी हैं, ये आप पढ़ सकते हो, एक बार देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो। ये यूनिट्स आपके इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रिक करंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टेम्परेचर पूछ सकता है, और रेजिस्टेंस की ओम होती है, ठीक है। और फेदोम नया है थोड़ा मार्केट में, डेप्थ ऑफ द सी, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड, पावर ऑफ लेंस, चार्ज की यूनिट, इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो ये जो मैंने हाईलाइट करी है ये आपके एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है सर। चलिए, तो ये हो गई सर यूनिट्स वाली बात। और कोई दिक्कत है यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। और क्या पूछा जा सकता है सर, कन्वर्जन फैक्टर्स। कन्वर्जन फैक्टर्स वैसे जनरली जो पूछे जाते हैं वो मैं एक बार यहाँ मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। उसको ध्यान रख लेना, उतना भी डिटेल का टाइम नहीं अपने पास, है ना। तो जो मुद्दे की बात है उसकी बात कर लेते हैं। जैसे एंगस्ट्रॉम होता है, 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर। 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर, ठीक है।
और 1 पिकोमीटर होता है 10⁻⁻12 मीटर। और जो सबसे छोटी यूनिट अभी तक जो जनरली यूज होती है वो होती है फर्मी 10⁻−15 मीटर। ये 10 जितना माइनस में नंबर बढ़ता जाएगा उतनी ही वो छोटी यूनिट बनती जाएगी। फिर इधर आ जाओ सर, नैनोमीटर। और क्या यूज होती है? माइक्रोमीटर यूज होता है, वो होता है सर आपका 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, तो ये कुछ यूनिट्स है, इस पे क्वेश्चन बनने की संभावनाएं रहती है। तो सबसे बड़ी इसमें यूनिट जो है वो है माइक्रोमीटर, फिर उससे छोटी नैनोमीटर, फिर है एंगस्ट्रॉन, फिर है आपका पिकोमीटर, फिर है आपका फर्मी, है ना। तो इस पे क्वेश्चन जनरली आप देखोगे बन सकता है, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉन, क्योंकि मार्केट में जो क्वेश्चन है वो ज्यादातर यही यूनिट्स यूज होती है, तो इसी पे क्वेश्चन आपकी बनने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। एनर्जी में जैसे न्यूटन है, डायन है, जो डायन वेव फोर्स की यूनिट होती है, तो उस पे क्वेश्चन बनने की संभावना कम है। ये वाली जो यूनिट्स हैं इस पे क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा रहती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है सर। देखिए जब हमें पढ़ना रहता है तो हमें फिर एक एक चीज देखनी रहती है, क्या क्या रेलिवेंट है, क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है, और क्या क्या आपको बेसिक बातें पता होनी चाहिए। लेकिन जब हम रिवीजन की बात कर रहे हैं तो हम बिल्कुल मुद्दे की बात करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए पॉइंट टू पॉइंट ज्यादा रेलिवेंट है, हम उन्हीं की बात करेंगे। ठीक है, तो ये आप यूनिट ध्यान रखिएगा। देखो जब स्क्रीनशॉट लेना होता है ना, मैं साइड में हो जाता हूँ, तो तब थोड़ा वेट कर सकते हैं। अब इतनी देर तो मैं साइड में था, अब आप नहीं ले पाओ तो उसमें मैं क्या करूं बताओ। चलो, इसके बाद जो अगला टॉपिक है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन के 3 लॉ हैं। ठीक है, पहला लॉ क्या कहता है, कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहेगी, अगर वो मूवमेंट कर रही है तो मूवमेंट कर रहेगी, जब तक उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। मतलब हम लोगों की लाइफ की तरह है, अगर जग रहे हैं तो जगते रहेंगे, सो गए तो सो जाएंगे। ठीक है ना। नोटिस किया होगा आप लोगों ने, रात में कई बार नींद नहीं आती है, जग रहे तो मन करता है जागते ही रहो, बट एक बार आंख लग गई फिर सुबह उठने का मन नहीं करता, फिर मन करता है सोते रहो। तो ये भी एक तरीके से इसको न्यूटन लॉ से रिलेट कर सकते हो। एक बार रेस्ट में हो तो रेस्ट में रहने का मन करता है, मूवमेंट में हो तो मूवमेंट में रहने का मन करता है। लेकिन इसको आप तब मोशन की स्टेट चेंज करते हो जब आप पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है। तो सुबह कौन उठाता है? अलार्म उठाता है। ये आपका कोई काम है कि नहीं, ये काम तो करना ही है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उठाती है। तो इंसान जैसा है वैसे ही रहे, इंसान आलसी रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। सेम चीज और मूविंग, ये फिजिकल ऑब्जेक्ट्स का है, तो उनका भी सीन वही है, जब तक वो मूव कर रहे हैं करते रहेंगे, अगर रेस्ट रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहेंगे, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उन पे ना लगे। तो ये कहता है सर आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ। ठीक है, अब न्यूटन के फर्स्ट लॉ पे एक चीज ये ध्यान रख लेना, जो आपसे पूछ सकता है कि सर ये बताओ इसका एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन क्या है। फॉर एग्जांपल, जैसे एक बहुत बेसिक एग्जांपल है कि आपने देखा होगा, मान लो ये कार है। ठीक है, ये मान लो आपकी कार है, ये आप जा रहे हो, ये आपकी गाड़ी की सीट है। ठीक है, इस पे आप बैठे हो, ये बैठे हो। ठीक है, अब गाड़ी मान लो आगे बढ़ी, आप रेस्ट पे थे, तो जब गाड़ी अचानक से स्टार्ट होती है आपको क्या फील होता है? एक धक्का पीछे की तरफ। तो वो धक्का पीछे की तरफ सर क्यों फील हो रहा है? आपको ऐसा लगेगा ना, गाड़ी एकदम से आगे जाएगी तो आप धक्का पीछे की तरफ फील करोगे। वो इसीलिए फील होता है क्योंकि गाड़ी स्टार्ट होगी तो गाड़ी को मोशन मिल गया, लेकिन आपकी बॉडी तो रेस्ट पे थी। आपकी बॉडी कब मूव करेगी? जब ये जो सीट है ये आपको धक्का देगी जिस पे आप बैठे हो। तो जब तक सीट ने धक्का नहीं दिया आप तो रेस्ट पे रहे, बट ये व्हीकल आगे बढ़ गया। ठीक है, तो आपको क्या लगा? आप पीछे चले गए। या जब कार एकदम से ब्रेक लगते हैं तो कार तो रुक जाती है, बट हमारी बॉडी मोशन में होती है, जिसकी वजह से हमें क्या फील होता है कि आगे झुक गए। नोटिस किया ही होगा, जब एकदम से ब्रेक लगते हैं तो हम आगे की तरफ जाते हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है सर? ये सब इसलिए हो रहा है ड्यू टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, है ना।
तो अगर एग्जाम में ये पूछ ले ऐसा क्यों हो रहा है सर, तो उसका सीधा एग्जाम्पल बता देना, न्यूटन फर्स्ट लॉ। एक एग्जाम्पल और है न्यूटन फर्स्ट लॉ का, जैसे कारपेट होती है, कारपेट पे डस्ट हटाने के लिए क्या करते हैं, एक लकड़ी से उस पे बहुत जोर जोर से मारते हैं, तो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो बाहर निकल के आते हैं। कैसे निकल के आते हैं, कारपेट पे मारा तो कारपेट ने मूवमेंट करा, बट उसके डस्ट पार्टिकल्स उसी पोजीशन पे रह गए, तो इस वजह से डस्ट पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं कारपेट से। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ का। तो ये गाड़ी वाला एग्जाम्पल और कारपेट वाला एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, ये हो सकता है आपसे पूछ ले कि ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है। नेक्स्ट इसी तरह से सर आपका है सेकंड लॉ। सेकंड लॉ बेसिकली फॉर्मूला देता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है, ये फॉर्मूला देता है सेकंड लॉ। फिर थर्ड लॉ कहां गया, हाँ। फिर जो थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ क्या होता है, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो यानी अगर ये मान लो बॉल है, आपने इस पे कोई फोर्स लगाया, तो बदले में वो बॉल भी आप पे उतना ही फोर्स लगाएगी, ठीक है, उतनी ही देर के लिए लगाएगी जितनी देर आपने लगाया। ऐसा नहीं कि आप फोर्स लगा के हट गए फिर बाद में दीवार आ रही है आप पे फोर्स लगाना है, आपको धक्का मारना है, ऐसा नहीं होगा। जितना फोर्स आप लगाओगे उतनी ही देर के लिए फोर्स दीवार भी आप पर लगाएगी। अगर नहीं लगाएगी फोर्स तो आप तो दीवार को तोड़ दोगे ना सर, खिसक जाएगी दीवार उधर। तो जितना आपने उस पर फोर्स लगाया दीवार भी आप पे उतना ही फोर्स लगाएगी। एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये कहता है सर आपका न्यूटन का थर्ड लॉ, ठीक है, ये कहता है आपका न्यूटन का थर्ड लॉ। तो बेसिकली न्यूटन के तीन लॉज हैं। उसके अलावा एक फिजिक्स के कंसेप्ट और है, ठीक है, डायरेक्ट आता हूँ उस पे, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये ध्यान रखना, काम के मुद्दे की बात करते हैं। सर्कुलर मोशन में एक स्यूडो फोर्स देखने को मिलता है, सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल एक्चुअली फिजिक्स के लॉ से डिफाइन नहीं होता है, बट हाँ हमें फील होता है, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं स्यूडो फोर्स। बेसिकली इसमें क्या हो रहा है सर, ये मान लो आप सर्कल में मूव कर रहे हो, सर्कल में मूव करने की वजह से आपने देखा होगा, आप सर्कल के बाहर एक मूवमेंट फील करते हो। सर्कल में कभी जाओ, अगर मान लो गाड़ी ऐसे टर्न ले रही है, आपको ऐसा लगेगा कोई इधर की तरफ आपको धक्का दे रहा है। तो वो कौन सा फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये फोर्स से कुछ सवाल नहीं आएगा, बस इसका एप्लीकेशन आएगा। कि जैसे आप क्रीम सेपरेटर वाली जो मशीन होती है, एक मशीन होती है उसमें आपने मिल्क भरा, उसको रोटेट कर दिया, तो उसमें से जो फैट वाला पार्ट है उसी को आप क्रीम कहते हो, तो वो सेपरेट हो जाएगा। दूसरा, जो घर में आपका ड्रायर होता है या जो वॉशिंग मशीन होती है, ठीक है, वो भी राउंड राउंड घूमती है, तो वो भी किस प्रिंसिपल पे काम कर रही है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक आपने देखा होगा मौत का कुआं, मौत का कुआं देखा होगा सर, ठीक है, कि ये जो वॉल है, ये आपका सिलेंड्रिकल वॉल है, तो इस पे लोग गाड़ी चला रहे हैं, तो वो क्यों चला पा रहे हैं, इसी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। तो तीन चीजें याद रखना, क्रीम सेपरेटर, सेंट्रीफ्यूगल, ये आपका वॉशिंग मशीन वाला ड्रायर पर, और तीसरा ये आपका मौत का कुआं, वेल ऑफ डेथ। ये तीनों किस पे काम करते हैं, किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। क्रीम सेपरेटर वाला तो फ्रिक्वेंटली कई बार पूछा जा चुका है ना, तो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कभी कभी इसमें देखने को मिल जाते हैं, ठीक है सर। हाँ जी, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। सेंट्रीपिटल इज द एक्चुअल फोर्स। सेंट्रीपिटल क्या होता है सर, सेंट्रीपिटल की वजह से ही कोई बॉडी सर्कुलर में मूव कर रही है। जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट इधर जाना था, है ना, इस पे एक फोर्स इधर लगा, इसी की वजह से तो वो इधर रोटेट करा। तो हमेशा अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक सेंटर की तरफ लगता है, ठीक है, मान लो ये रोटेट हो गया, ऐसा हो गया, फिर इस पे एक फोर्स एक सेंटर की तरफ लग रहा है, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उस पे एक एक बिल्कुल स्पेसिफिक सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, उसी की वजह से वो सर्कुलर मोशन कर पा रहा है। जैसे ये ऑब्जेक्ट जब इधर था, तो इस पर एक फोर्स इधर लग रहा था, जिसकी वजह से इसकी डायरेक्शन ऐसे आ गई। अब जब वो ऐसे आ गया,
तब इस पे एक फोर्स इधर लग रहा था, जिसकी वजह से उसकी डायरेक्शन ऐसे हो गई। ठीक है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स ही है जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर पा रहा है। ठीक है, दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। बात समझ रहे हैं? चलिए, अब फ्रिक्शन फ्रिक्शन इतना काम का नहीं है, वर्क की बस ऐसा यूनिट याद रखना, जूल, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनर्जी, दो टाइप की एनर्जी होती है, इनके फॉर्मूले ध्यान रखना। काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी मतलब ये मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी दो टाइप की होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। इनके फॉर्मूले याद रखना बस। काइनेटिक एनर्जी का होता है हाफ एम वी स्क्वायर, एम फॉर मास, वी फॉर वेलोसिटी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम जी एच, है ना। तो दो तरह की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी एंड योर पोटेंशियल एनर्जी। पावर में तो मैंने बता ही दिया आपको, ऐसा यूनिट ध्यान रखना वॉट होती है। अच्छा, एक यूनिट और ध्यान रखना, हॉर्स पावर। ठीक है, हॉर्स पावर, एक हॉर्स पावर कितने वॉट की इक्विवेलेंट होता है? 746 वॉट की इक्विवेलेंट। जो ऑटोमोबाइल इंजन होते हैं वहां पर हम लोग जो एनर्जी की यूनिट यूज करते हैं दैट इज हॉर्स पावर। देख, पावर की जो यूनिट यूज करते हैं, देखो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि जो ऑटोमोबाइल इंजन होते हैं उसमें पावर की कौन सी यूनिट यूज करते हैं। तो वहां पर आप देखोगे हॉर्स पावर, कोई भी इंजन की अगर आप पावर देखोगे तो वहां पर वॉट नहीं लिखा मिलेगा, वहां लिखा मिलेगा कि ये कितने हॉर्स पावर का इंजन है। ठीक है, तो इंजन में जनरली हॉर्स पावर एज ए यूनिट यूज होता है। बाकी एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? 746 वॉट होते हैं। ठीक है, हाँ जी सर, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए, फिर इसी तरह का एक और टॉपिक देख लेते हैं। ग्रेविटेशन पे क्या क्वेश्चन बन सकता है? देखो, ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन वो फोर्स है जिसकी वजह से, ये मान लो अर्थ, ठीक है, ये मान लो अर्थ है, तो ग्रेविटेशन वो फोर्स है जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आ रहा है। जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ऐसा फोर्स है जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है ना। अब जिस एक्सेलरेशन से ये आ रहा है अर्थ की तरफ, ठीक है, जिस एक्सेलरेशन से ये अर्थ की तरफ आ रहा है उसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो एक इस पे फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई भी ऑब्जेक्ट उसी की वजह से अर्थ की तरफ आ रहा है, उससे अट्रैक्टेड है। आप मान लो जंप मारो, फिर जंप मार के जब आप नीचे आओगे तो कौन से फोर्स की वजह से नीचे आ रहे हो? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आ रहे हो। और कितने एक्सेलरेशन के साथ नीचे आ रहे हो? दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम कहते हैं जी। इसकी जनरल वैल्यू कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पहली चीज तो ग्रेविटेशन में यही ध्यान रखना कि जी की वैल्यू कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हो सकता है एग्जाम में 9.8 ना देके राउंड ऑफ करके 10 दे दे, तो उसमें ये टेंशन नहीं लेना कि अब मास्टर ने 9.8 पढ़ाया तो हम 10 कैसे लगाते हैं। ठीक है, हो सकता है वो राउंड ऑफ करके 10 भी दे सकता है, कई बार 10 भी ले लेते हैं लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। फेसबुक में नोटिफिकेशन क्यों नहीं मिलता है? ऐसा तो मुझे नहीं पता, देखना पड़ेगा। नोटिफाई तो कर ही दिया जाता है सर, देखता हूँ उसको क्या मसला है। ठीक है, तो ग्रेविटेशन पे जो आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, ग्रेविटेशन पे आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स किस पॉइंट पे ज्यादा होता है। जैसे होता क्या है सर, अर्थ जो है बिल्कुल सर्कुलर तो नहीं है, कुछ इस तरह की है। ठीक है, ये मान लो ये हमारा इक्वेटर है, तो ये अर्थ की इक्वेटर पे रेडियस है, ये हमारा पोल है, तो ये पोल पे रेडियस है। अब यहाँ सीन क्या है सर, जो पोल है उसकी रेडियस कम है, इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा। ठीक है, अर्थ की जितनी रेडियस होगी उसी के अकॉर्डिंगली ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी की वैल्यू उतनी होती है जितना आपका रेडियस होता है उसके करेस्पॉन्डिंग।
अगर रेडियस चेंज होगी तो ग्रेविटेशन की वैल्यू भी चेंज होगी। अब इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा है अर्थ की, पोल पे कम है, जिसकी वजह से इक्वेटर पे जी की वैल्यू, ग्रेविटेशन की वैल्यू कम होती है और पोल पे ज्यादा होती है, यानी इनवर्स होती है। ये ध्यान रखना, इनवर्स होती है, उल्टी। अगर इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा है तो इसका मतलब वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कम होगी, और पोल पर रेडियस कम है, इसका मतलब वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी। सीधी बात यह है कि आप इक्वेटर पे जाओगे और पोल पे जाओगे, दोनों जगह अगर आप अपना वेट कंपेयर करोगे तो आपका ज्यादा वेट कहां पे निकलेगा, पोल पे निकलेगा। ठीक है, ये फैक्ट सीधा सीधा ध्यान रखना, इस पे कभी भी क्वेश्चन बन सकता है। ग्रेविटेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही पॉइंट है। तो जी की जो वैल्यू है वो पोल पे मैक्सिमम है और इक्वेटर पे मिनिमम है। जो भी आप वेट कैलकुलेट करते हो वो होता है mg। ठीक है, मास इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू ग्रेविटी। यानी जो हम लोग कहते हैं ना हमारा वेट 70 है 80 है, वो एक्चुअल में क्या है, न्यूटन है, वो केजी नहीं है। केजी तो मास यूनिट होती है, वो जनरल भाषा में हम लोग केजी यूज कर लेते हैं, बट एक्चुअल यूनिट इज न्यूटन। तो वो 70-80 जो वेट हमारा निकल के आ रहा है उस ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से आ रहा है। आप चांद पे चले आओगे आपका वेट कम हो जाएगा। ठीक है, आप अपना इक्वेटर में वेट मेजर करोगे, पोल पे मेजर करोगे, आपको वेट कहां ज्यादा मिलेगा, पोल पे ज्यादा मिलेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द मून इज 1/6 दैट ऑफ द अर्थ। ग्रेविटी चेंज होने की वजह से वेट भी चेंज हो जाता है। इसी वजह से मून पे ग्रेविटी कम होती है तो मून पर जो वेट होता है वो 1/6 हो जाता है दैट ऑफ द अर्थ। इसीलिए आपने देखा होगा साइंटिस्ट चांद पे जाते तो उछलते हुए महसूस होते हैं, क्योंकि वहां पर उनका वजन कम हो गया है। जो चांद है वो उतना ग्रेविटेशन फोर्स उन पे नहीं लगा रहा है कि उनको बिल्कुल जमीन पे चिपका के रखे। ऐसा नहीं है वो खुशी के मारे उछलते हैं, वो उनका वहां पर वेट कम हो गया है इसलिए ज्यादा उछलते हैं। तो मून पे जो वेट होता है इट इज 1/6 दैट ऑन द अर्थ। ये 3 फैक्ट ध्यान रखना। पहली चीज जी की वैल्यू, दूसरा कि कहां पर ये जी की वैल्यू मैक्सिमम कहां पर मिनिमम होती है, दूसरा तीसरा जो 1/6 तो मून की जो ग्रेविटी है दैट इज 1/6 दैट ऑफ द अर्थ। तो ये 3 पॉइंट डायरेक्टली याद रखना। करंट अफेयर्स पीडीएफ गूगल ड्राइव में सेव नहीं हो रहा है, मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं अलग से भेज दूंगा। क्या बताऊं, गूगल ड्राइव में वैसे आराम से ऑप्शन रहता है डाउनलोड करने का, आप नहीं कर पा रहे तो मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं अलग से भेज दूंगा। ठीक है, चलिए जी। यहाँ तो कोई डाउट है तो बताइए सर। हाँ जी, आज मैं खत्म करा के ही छोड़ूंगा। देखो एक टॉपिक ये ध्यान रखना, साउंड वेव। ठीक है, साउंड वेव पे अभी हाल फिलहाल में क्वेश्चन बना भी था, आई थिंक स्टेनोग्राफर में आया था या पिछले साल आया, अभी हाल फिलहाल में साउंड वेव पे क्वेश्चन आया। तो इस पे 3 ध्यान रखना। जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी होती है वो कहां से कहां तक होती है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच। ठीक है, जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी होती है वो सर कहां से कहां तक होती है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज के बीच। फिर नेक्स्ट बिल्कुल देखिए मुद्दे की बात करेंगे हम। हाँ बिल्कुल, एक मिरर पे क्वेश्चन ध्यान रख लेना। ठीक है, मिरर पे। ठीक है,
मिरर वाला ध्यान रख लेना कि ये यूज पूछ सकता है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, दो तरह के मिरर होते हैं। कॉनकेव मिरर कौन सा होता है, जैसे ये वाला मिरर, ठीक है, केव, ये केव वाला हिस्सा होता है जो अंदर की तरफ होता है, केव वाला हिस्सा होता है। अगर ये मिररिंग के लिए यूज हो रहा है तो कॉनकेव। उसी का उल्टा कर दो सर, केव वाले हिस्से को पॉलिश कर दो, मिररिंग के लिए बाहर वाला यूज करो, तो वो कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है। तो कॉनकेव क्या करता है, जनरली इमेज को इनलार्ज कर देता है। इसलिए जहां पर हमें इनलार्ज इमेज चाहिए, कहां कहां पर, जैसे शेविंग के लिए, या फिर जो डेंटिस्ट वगैरह जो यूज करते हैं, ठीक है, ऑप्थेल्मोस्कोप में यूज होता है, डेंटिस्ट इसको यूज करते हैं, तो वहां कौन सा मिरर यूज हो रहा है, आपका कॉनकेव। ये चीज पूछ चुका है, डेंटिस्ट वाला पॉइंट पे पूछ चुका है कि वो कौन सा मिरर यूज करते हैं, तो दैट इज कॉनकेव। दूसरा कॉन्वेक्स कहां पर यूज होता है, जहां पर जनरली बड़ी इमेज को एक छोटे फ्रेम में लाना, बड़ी इमेज को छोटे फ्रेम में लाना हो, तो वहां पे आप जो मिरर यूज करते हो दैट इज कॉन्वेक्स। जैसे आपने देखा होगा आपकी गाड़ी का रियर व्यू मिरर। अब सर अगर इतना बड़ा ट्रक है, प्लेन मिरर लगा दोगे वो तो पूरा आएगा ही नहीं उसमें, इतना बड़ा ट्रक का साइज है। तो कॉन्वेक्स क्या करता है, उस बड़े से ट्रक को या बड़े से ट्रैफिक को छोटे व्यू में कन्वर्ट कर देता है, जिससे इजीली आप देख पा रहे हो पीछे ट्रैफिक कितना है। तो जब बड़े व्यू को छोटे में कंप्रेस करना होता है, तब आप कौन सा मिरर यूज करते हो, कॉन्वेक्स मिरर। या फिर आपने देखा होगा जहां पे शार्प टर्न्स होते हैं, तो टर्न पर एक मिरर लगा दिया जाता है, ठीक है। मान लो ये इधर ऐसे शार्प टर्न है, तो यहाँ पर एक मिरर लगा दिया जाएगा, ताकि यहाँ से जो आ रहा हो उसे यहाँ मिरर में दिख जाए कि यहाँ से कौन सा ट्रैफिक है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका कौन सा मिरर यूज होता है, कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। तो ये दो बेसिक जो एग्जांपल्स हैं वो किसके हैं सर, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर्स के। फिर एक इसको ध्यान रख लेना सर, आई से, ह्यूमन आई से रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि दो डिसीज होती हैं आंखों में, एक होती है मेनली मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। मायोपिया क्या है, शॉर्ट साइटेडनेस, मतलब इसमें सिर्फ आपको नजदीक की चीजें दिखेंगी, ठीक है। शॉर्ट साइटेडनेस, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ नजदीक की चीजें दिखेंगी। आपके नजदीक में कौन है, आपके लव्ड वंस, मेरा पिया, ठीक है। मायोपिया में आपको सिर्फ अपना पिया दिख रहा है, मेरा पिया, सिर्फ पास का दिख रहा है, दूर का दिख ही नहीं रहा है, ठीक है ना। तो मेरा पिया दिख रहा है मायोपिया, सिर्फ नजदीक की चीजें दिख रही हैं। और उसका उल्टा कर दो, हाइपरमेट्रोपिया। ऐसे ध्यान रखोगे कभी नहीं भूलोगे सर, है ना। और क्वेश्चन सिंपल यही आएगा कि ऐसी डिजीज जिसमें पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है, मतलब मेरा पिया दिख रहा है बस, वो पास है। और वो कौन सी डिजीज है सर, मायोपिया। मतलब रोने नहीं लगना सर, मेरा पिया तो छोड़ के चला गया, ठीक है। चलो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया दो हो गए। प्रेस बायोपिया में दोनों होते हैं, एक होता है एस्टिग्मैटिज्म, इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस क्लियर नहीं दिखती हैं, वो कहलाता है आपका एस्टिग्मैटिज्म, ठीक है। तो ये तीन बेसिकली आपके जो पिया हैं ये आपको देखने को मिलते हैं। रिपीट बोल तो दिया सर, देखो रिपीट के लिए सर आप रिकॉर्डिंग देख लेना, अभी टाइम की वैसी कमी है। चलो इसके बाद केमिस्ट्री में आ जाते हैं। केमिस्ट्री में मैं बता देता हूँ। सबसे पहली चीज केमिस्ट्री में ये ध्यान रख लेना, ठीक है। केमिस्ट्री में सबसे पहले ये ध्यान रख लेना, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर करा, प्रोटॉन किसने डिस्कवर करा, न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर करा। इलेक्ट्रॉन करा जे थॉमसन ने, प्रोटॉन करा गोल्डस्टीन ने, और न्यूट्रॉन करा चैडविक ने, ठीक है। तो ये मेनली ध्यान रख लेना कि इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर करा, प्रोटॉन किसने करा, न्यूट्रॉन किसने करा। सेकंड ये टेबल, ठीक है। सेकेंडली इज ये टेबल इंपॉर्टेंट है, इसमें एटॉमिक नंबर 20 तक के एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं एटॉमिक नंबर पे।
ठीक है। नेक्स्ट देखो तो सर, एसिड बेस न्यूट्रल, ये किस पे डिसाइड होता है सर? पीएच, पीएच स्केल। पीएच स्केल मतलब हाइड्रोजन। देखो एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर में, ठीक है, ऐसे लिक्विड्स जो वाटर में H प्लस आयंस रिलीज करें वो एसिड होते हैं, और जो OH माइनस रिलीज करें वो बेस होते हैं। ये बेसिक डेफिनेशन होती है, वो आपसे नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा पीएच स्केल। ठीक है, एसिडिटी या बेसिसिटी मेजर करने के लिए एक स्केल बनाया गया, उसको कहते हैं पीएच स्केल। तो अगर पीएच स्केल की वैल्यू 7 है तो वो रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल है, ना ही वो एसिड है ना ही बेस है। उसका बेस्ट एग्जांपल इज वाटर। वाटर इज न्यूट्रल, ना ही एसिड ना ही बेस। फिर जितनी वैल्यू उसकी कम होती जाएगी पीएच की, उतनी ही उसकी एसिडिटी बढ़ती जाएगी, उतना ही वो ज्यादा एसिडिक होगा जितनी कम उसकी पीएच वैल्यू है। और जितनी पीएच वैल्यू बढ़ती जाएगी उतनी ही उसकी बेसिसिटी भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, यानी अगर 14 वाला आप कोई सॉल्यूशन ले लो और 8 वाला ले लो, तो कौन ज्यादा बेसिक होगा? ये 14 वाला जो एल्कलाई है वो ज्यादा बेसिक होगा। इसी तरह से 1 वाला ले लो, 6 वाला ले लो, कौन ज्यादा एसिडिक होगा? 1 वाला ज्यादा एसिडिक होगा। यहाँ पर एक कंपैरिजन भी दिया है कि अगर आपसे कभी पूछ ले कि सर टोमेटो और कॉफी में कौन ज्यादा एसिडिक है, टोमेटो जूस ज्यादा एसिडिक है कंपैरिजन के लिए। बाकी क्वेश्चन इस पे नहीं बनेगा। क्वेश्चन या तो बनेगा, पूछेगा कि पीएच 7 से कम क्या होता है, एसिड होता है या बेस होता है? 7 से ज्यादा एसिड होता है या बेस होता है? पीएच बढ़ने पे बेसिसिटी बढ़ती है, पीएच घटने पे एसिडिटी बढ़ती है। ठीक है, दोनों ही डायरेक्शन में जाओगे, इधर जाओगे तो एसिडिटी बढ़ेगी, इधर जाओगे तो बेसिसिटी बढ़ेगी। ये पॉइंट ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट ये पूछ सकता है, ठीक है, कोई भी आपको ऑब्जेक्ट दे देगा, कुछ भी, जैसे एप्पल दे देगा, पूछ लेगा बताओ कौन सा एसिड है। सिट्रस फ्रूट दे देगा, पूछ लेगा बताओ कौन सा एसिड है। चाय में कौन सा एसिड है, कॉफी में कौन सा एसिड है, मिल्क में कौन सा एसिड है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। हाँ जी सर। उसके अलावा केमिस्ट्री में ये पार्ट अलग से निकाल के हमने रख दिया, गैसेस के रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इस पे क्वेश्चन जनरली आते रहते हैं कि मतलब हंसने वाली गैस कौन सी होती है, भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस थी। भोपाल गैस ट्रेजेडी वाली इसमें शायद नहीं लिखी हो, तो वो अलग से लिख लेना। भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो गैस थी वो थी मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो आपकी गैस निकली थी वो कौन सी थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। ये मतलब बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जा चुका है, और ये कभी क्वेश्चन ऑब्सोलेट भी नहीं हुआ है, आते रहते हैं ना, पूछा जाता रहता है, तो इसको नहीं भूलना। भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। एक ये लाफिंग गैस आपके में पूछ चुका है, आई थिंक लास्ट एमटीएस जो हुआ था लास्ट ईयर में क्वेश्चन आया था, लाफिंग गैस पे भी क्वेश्चन आ चुका है। तो टाइप ऑफ गैस की एलपीजी में कौन सी यूज होती है, नेचुरल गैस में कौन सी गैस होती है, हैवीएस्ट गैस कौन सी है, एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा गैस कौन सी है। तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चन ही आपके केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं। देखो सीधी सी बात है, वो आपको कोई साइंटिस्ट बनाने के लिए नहीं ले रहे, तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इन जनरल इसी तरह की चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती रहती हैं। वो जो कंसेप्चुअल वाले सवाल हैं वो आपके लिए नहीं होते हैं, वो अगर मान लो कोई जैसे आईटी वाईटी का एग्जाम हो तो उनके लिए होगा। वो आपको सिर्फ एक सिविल सर्विसेज में, गवर्नमेंट सर्विस में जाना है, तो वहां उन्हें साइंटिस्ट की जरूरत नहीं है। तो वहां आप वो सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि आपको बेसिक केमिस्ट्री पता है कि नहीं पता है ना, बेसिक मूलभूत बातें आपको पता है कि नहीं पता है, बस उतना ही वो चेक करते हैं, है ना, उतना ही उसको ध्यान रखना होता है। चलो सर, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। हाँ जी सर, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए। एक ये वाला पार्ट देख लेना केमिस्ट्री में, ये भी मेंशन है आपका नोट्स में, सब मिल जाएगा कि मेटल्स एंड देयर कोड्स। जैसे एल्यूमिनियम कौन से ओर से निकला? बॉक्साइट से निकला। कोबाल्ट कोबाल्टाइट से। इस पे भी क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं, है ना।
कोई डाउट है तो फिर बताइएगा। ठीक है, तो बायोलॉजी वाले पार्ट पे आ जाते हैं। देखो बायोलॉजी में सेल ध्यान रखना। बायोलॉजी में बस जो सेल वाला पार्ट है ना, उसमें जितने भी सेल के पार्ट्स होते हैं उनके फंक्शन ध्यान रखना। जैसे सेल मेम्ब्रेन होती है, उसका काम क्या है, सेल को शेप देना। ठीक है, किसकी बनी होती है, प्रोटीन्स और लिपिड्स की बनी होती है। तो ये एक तरीके की बाउंड्री वॉल होती है सेल मेम्ब्रेन। और जो सेल वॉल होती है, जैसे सेल वॉल, एक चीज तो ध्यान रखना, सिर्फ एनिमल्स, सिर्फ प्लांट सेल्स में होती है। ठीक है, सेल वॉल किस में होती है, सिर्फ प्लांट्स में होती है। एनिमल्स की जो आउटर लेयर होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है, और प्लांट सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो सेल वॉल होती है। सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। तो ये बेसिक फैक्ट ध्यान रखना। ठीक है, देखिए फिर आप वही बात कर रहे हैं, इतने से हो जाना चाहिए। मैं जो आपको बता रहा हूँ वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको एटलीस्ट करके जाने ही जाने हैं। ठीक है ना, ये मिनिमम आपको करके जाने हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको जनरल साइंस पढ़ा नहीं रहा हूँ सिर्फ। अगर पढ़ाऊंगा तो जैसे पॉलिटी में 3 लेक्चर लगे, कम से कम 3 लेक्चर इसमें भी लगेंगे। और आपका एग्जाम नजदीक है, वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा बहुत ज्यादा। और मैं चाह रहा हूँ आप मेरे साथ कम टाइम इन्वेस्ट करें, आप अपने साथ ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करें। आपने जितना भी पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करें। ये मैं हाइलाइट्स यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको ज़रूर पढ़ के जाने चाहिए। ठीक है सर, तो इस चीज़ को समझिए। देखो अनुज जी, मैं साइड में चला जाता हूँ, है ना। तो उतनी देर में आपको जो भी स्क्रीनशॉट लेना है आप ले लीजिए। बाकी पीडीएफ नोट्स तो आपके पास है ही, तो आपको उतना टेंशन नहीं लेना है। अब कहूँ मैं यहाँ साइड में खड़े होकर कैसे लिखूंगा, तो वहां तो जाना ही पड़ेगा ना। तो ये चीज आप समझो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन काम क्या है सर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोटीन। ठीक है, इसका मेन काम क्या है, मोटा माटी बात करें तो प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग। उसको वर्ड यूज करते हैं सिंथेसिस। सिंथेसाइज मतलब मैन्युफैक्चरिंग ही होता है। ठीक है, तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी मेन काम है मैन्युफैक्चरिंग। इसमें दो पार्ट होते हैं, जो ये आप देख रहे हो ना, ये डॉट वाला जो पार्ट है दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये प्रोटीन बनाता है। और जो स्मूथ वाला पार्ट है वो लिपिड्स मतलब फैट बनाता है, लिपिड्स और स्टेरॉइड। ये वाला जो है ये स्मूथ है, ये वाला जो डॉट वाला है ये रफ। तो दो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ वाला क्या बना रहा है, आपका प्रोटीन बना रहा है, और स्मूथ वाला आपका लिपिड्स एंड स्टेरॉइड बना रहा है। नेक्स्ट राइबोसोम्स। राइबोसोम्स भी ये जो आपके डॉट्स है ना, ये राइबोसोम्स कहलाते हैं। ये जो डॉट्स लगे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, ये आपके डॉट्स कहलाते हैं। और इन्हीं डॉट्स की मदद से आपका प्रोटीन बन रहा है। गोल्गी एपेरेटस, इसका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो बनाने का काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्गी एपेरेटस का काम क्या है, उस जो भी उसने मैन्युफैक्चर किया उसे सेल में ट्रांसपोर्ट करना। सॉरी, ट्रांसपोर्टेशन का नहीं होता इसका, हाँ सॉरी, हाँ, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट का काम किसका है, गोल्गी एपेरेटस। तो जितने भी देखो सेल में जितने भी आपके ऑर्गेनिल्स हैं, उसमें क्या है ना, बहुत सारी चीजें लिखी होती है तो हमें कंफ्यूजन हो जाता है हमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो उसमें मेन चीज, इस चीज को आप ध्यान रखो कि आपको क्या क्या मतलब मेन मुद्दे की बात क्या ध्यान रखनी है। तो जहां तक सेल के ऑर्गेनिल्स की बात हो रही है तो उसमें मुद्दे की बात बस ये ध्यान रखनी है कि सर इसमें फंक्शन क्या है बेसिक। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर बात करोगे तो सबसे पहले माइंड में यही आना चाहिए कि इसका काम है मैन्युफैक्चरिंग।
गोल्गी एपेरेटस का नाम सुनो, दिमाग में आना चाहिए स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन। जो पढ़ोगे पढ़ोगे, बाकी सारी चीजें तो ऐसे ही बनेंगी। ऑर्गेनिल मतलब उसके पार्ट को कहते हैं, सेल में जो भी पार्ट्स होते हैं ना उसको ऑर्गेनिल कहते हैं। सेल ऑर्गेनिल मतलब पार्ट्स ऑफ सेल। ठीक है। इसमें जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है वो लाइसोसोम का है। ठीक है। एक इसका पार्ट होता है लाइसोसोम, वो सुसाइडल बैग होता है। ये एक पाउचेज होते हैं, ये मतलब ये करते क्या है, कोई भी मान लो पैथोजन फॉरेन एलिमेंट सेल में एंटर करेगा ना, तो ये उसे अपने पाउच में एंटर करा देगा, कहेगा आ जा बेटा तू इधर, और ये खुद बर्स्ट हो जाता है। ठीक है। कोई भी पैथोजन को अपने पाउच के अंदर रख लेगा और खुद बर्स्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये क्या होते हैं, सुसाइडल बैग होते हैं, सेक्रीफाइस कर देते हैं। तो खुद तो जाते ही जाता है, अपने साथ वो पैथोजन को भी ले जाता है। तो उससे जो सेल है वो किसी फॉरेन एलिमेंट से बच जाती है। तो ये जो सुसाइडल बैग का काम है ये लाइसोसोम करती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और पूछे जाने वाला सवाल आपका यही है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, देखो एक ये तो हो गई सेल, सेल के अंदर पार्ट्स होते हैं, बट ये जो जेली लाइक लिक्विड है, इस जेली लाइक लिक्विड को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है। और एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, इसको ध्यान रखना। माइटोकॉन्ड्रिया पे अगर क्वेश्चन बनेगा तो यही बनेगा कि इसका मेन काम क्या है। ये ऐसे पूछ लेगा विच ऑर्गेनिल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद अच्छा, न्यूक्लियस में ये ध्यान रखना, न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने किया। ठीक है। न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस क्या है, इट इज द कंट्रोल सेंटर, पूरी सेल का कंट्रोल सेंटर इज योर न्यूक्लियस। ठीक है। एक मिनट। पूरी सेल का जो कंट्रोल सेंटर होता है वो होता है न्यूक्लियस। फिर डीएनए आरएनए, मतलब न्यूक्लियस के अंदर आपको डीएनए देखने को मिलेगा। डीएनए आरएनए में सबसे इंपॉर्टेंट जो इनकी फुल फॉर्म है वो ध्यान रखना, डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक है। इट इज अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए। और ये मतलब जैसे न्यूक्लियस में मिल जाता है, क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया में ये देखने को मिल जाता है। जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो आपकी कौन स्टोर करता है, डीएनए स्टोर करता है। ठीक है। जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो आपकी कौन स्टोर करता है, डीएनए स्टोर करता है। इसी तरह से आरएनए है। आरएनए में बस ये ध्यान रखना, डीएनए डबल हेलिकल, आरएनए सिंगल हेलिकल। ठीक है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ये आपका बेसिकली प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व होता है। इसमें कोई जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नहीं समझना कि इसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है। तो वो सब इसमें चीज आपको देखने को नहीं मिलेंगी। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए सर।
देखो उसके बाद ये जो फैक्चुअल चीजें हैं ना, वो ज्यादा आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। फैक्चुअल में जैसे आपका वाइटामिन्स हो गए, ठीक है, वाइटामिन्स में वो पूछ सकता है। वाइटामिन्स में वैसे ये वाले जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है इनके नाम। जैसे विटामिन सी का नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और दो तरह के विटामिन्स हैं आपके, एक है ये फैट सॉल्युबल, एक है वाटर सॉल्युबल। इनको कैसे याद रखोगे, के ई डी ए, कीड़ा, ये आपके कौन से हो गए, फैट सॉल्युबल। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ठीक है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये हो गए सर आपके फैट सॉल्युबल। इसके अलावा जो बी है और विटामिन सी है और विटामिन बी के जो टाइप्स हैं, लाइक आपका B1, B2, बी और B3, ये सारे, और विटामिन सी, ये हो जाएंगे वाटर सॉल्युबल। ये एक बेसिक डिफरेंस है। उसके बाद तो सर ये आपकी जो डिसीजेज, वायरस से होने वाली डिसीजेज आपकी मेंशन है, इसको जरूर करके जाना, है ना। और किस वायरस से हो रही वो भी मेंशन है। बैक्टीरिया से होने वाली डिसीज, प्रोटोजुआ से होने वाली डिसीज, फंगस से होने वाली डिसीज, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस इन्हीं के सबसे ज्यादा रहते हैं। तो ह्यूमन डिसीज को अच्छे से करके जाएंगे, है ना। नेक्स्ट, वैक्सीन की अगर मैं बात करूं, मैंने लिखा है वैक्सीन की जो डिस्कवरी है उस पे कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं। एडवर्ड जेनर और लुईस पास्चर, ये दो नाम जरूर याद रखना, खासतौर से एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर का ऐसे पूछ लेता है पहली वैक्सीन किसने बनाई थी, तो एडवर्ड जेनर का नाम ध्यान रखना। स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन सबसे पहले बनी थी, किसने बनाई थी, एडवर्ड जेनर ने बनाई थी, ठीक है। ये एंटीबायोटिक्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इस पे क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं कि फ्लावर्स की स्टडी क्या कहलाती है। जैसे एक बार आ गया था कॉइन्स की स्टडी क्या कहलाती है, इंस्क्रिप्शन की स्टडी क्या कहलाती है, इसी तरह से सेल की स्टडी क्या कहलाती है। इस पे क्वेश्चन आपके देखने को मिल जाते हैं, तो वो सारी चीजें इसमें आपकी कवर करी जा चुकी हैं। तो बायोलॉजी में सबसे पहले अगर आप करना तो वही वाला पार्ट करना, क्या कहते हैं, ह्यूमन डिसीजेस और सेल वाला, है ना। उसके बाद फिर और कोई पार्ट पे आप जाना, सबसे इंपॉर्टेंट यही दोनों पार्ट हैं तो सर बहुत कुछ बायोलॉजी में भी, केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी, लेकिन मेरा जो मेन पर्पस था सिर्फ हाइलाइट डिस्कस करने का मेन पर्पस था। फिर भी कोई दिक्कत हो तो मेरे को तो व्हाट्सएप कर ही सकते हो आप, है ना। कुछ डाउट हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, नंबर नहीं है तो नंबर लिख लो सर, 9990788464, ठीक है। किसी तरह का कोई डाउट हो जीके के रिगार्डिंग, कोई टॉपिक में दिक्कत हो तो पूछ सकते हो आप, ठीक है सर। चलिए तो फिर ये इसको यहीं पे समाप्त करते हैं जनरल साइंस का। फिर आगे फिर मैं शेड्यूल बनाता हूँ आगे आपके अदर सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है सर। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। चिल्ड्रन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।